हैं? आंसर आ रहा है 1.2 × 10⁶। तो 10⁶ आ रहा है ना, हाँ आ रहा है, लेकिन ये 1.2 आ रहा है। तब क्या दिक्कत है? तो वही वैसे अगर देखते तो 10⁶ आता है। नहीं 10⁶ नहीं आएगा, वो एग्जैक्ट वैल्यू ले रहे हो कि राउंड अप कर रहे हो? कहाँ है बात करो जी, राउंड अप कर रहे होगे ना, राउंड अप ना करो ना, एग्जैक्ट वैल्यू लो, ठीक है। हाँ कहाँ थे बेटा, क्वेश्चन कहाँ तक हुआ था? ये ऐसे छोड़ दिए, रखने लगा तो फेयर कर लिए, तो जब आंसर बता दिए हैं तो आंसर आ गया तो फेयर कर लिए होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। फॉर डिपोजिशन ऑफ of 12 ग्राम मैग्नीशियम, हाँ हाँ तो कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी required is 60 rupee. Find cost of electricity required to deposit 10 ग्राम एल्युमिनियम, 10 ग्राम एल्युमिनियम। तो ध्यान दो बेटा, यहाँ पर एम इक्वल टू आप लिखते हो ई अपॉन एफ, यहाँ पर आई टी लिखते हो, इसको क्यू बोल दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना मैग्नीशियम जमा कर रहे हो, 12। इक्विवेलेंट मास भी 12 होता है, फैराडे को फैराडे ही रहने दो, क्यू को क्यू ही रहने दो। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1F। ध्यान दो ये कैंसिल हो जाएगा, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1F। और जिसके लिए कितना खर्च किया आपने, 60 रुपए। जिसके लिए कितना खर्च किया है, तो एक फैराडे का खर्च जो है 60 रुपए लगा है। यहाँ पर ध्यान दें, फॉर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की बात करें तो यहाँ पर एम, यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ, यहाँ पर क्या लिखोगे, क्यू। तो यहाँ पर ई मालूम, इक्विवेलेंट मास एल्युमिनियम का कितना होगा, 9। फैराडे मालूम नहीं, यहाँ पर क्यू रहने दो। और एम कितना बेटा, 10 ग्राम है ना, एम कितना है, 10 ग्राम। तो यहाँ पर ध्यान दो 10 ग्राम आ गया। अब Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10F अपॉन 9, 10F अपॉन 9। मतलब यहाँ पर एक फैराडे खर्च किए थे तब आपको 60 रुपए देना पड़ा था, अब यहाँ पर 10F अपॉन 9 फैराडे खर्च करना है। तो यहाँ पर कास्ट ऑफ 1 फैराडे बराबर कितना बेटा, 60 रुपया। कास्ट ऑफ 10/9 फैराडे, तो कितना हो जाएगा, 10/9 इंटू कितना, 60। तो हमें लगता है 66.67 रुपए आ जाएगा, इतना रुपए आ गया। चलें आगे। अगला क्वेश्चन लिखो, रिमूव कर रहे हैं इसको, चलो। टू डिपोजिट, ऐसा करना है, फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, ऐसा करना है,
फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर on 600 centimeter square area, two ampere current is used for 5 hours. For electrolysis of its electrolyte. Electrolysis of its electrolyte. हेलो हेलो, नमस्ते भैया। हाँ हाँ, अब पिछले महीने का और इस महीने का अब फिजिक्स पढ़ी थी ना। पढ़ाए तो है ही है सर। इस हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री, और इस समय थोड़ा सर के यहाँ शादी है तो थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है उनका। हाँ, बस 9 तारीख को शादी है तो उसके बाद फिर रेगुलर पढ़ाएंगे। तो भाई 800 होता है ना। ठीक ठीक ठीक, नमस्ते भाई। For electroplating of silver on 600 centimeter square area, 2 ampere current is used for 5 hours for electrolysis of its electrolyte. If density of silver is कितना बेटा? 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Find thickness of silver deposited. Find thickness of silver deposited. Find thickness of silver deposited. ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो, m इक्वल टू ई अपान एफ, यहाँ पर आई टी होता है। ठीक है, तो मास पहले देखा जाए, सिल्वर का इक्विवेलेंट मास कितना बताए थे? 108, यहाँ पर 96500। आई कितना? 2 एम्पियर, 5 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड। ठीक है, इतना मास डिपोजिट होगा। अब ध्यान देना बेटा, ध्यान दो सभी लोग। अच्छा, मास बराबर होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, होता है कि नहीं? और वॉल्यूम बराबर क्या होता है? तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? मास अपॉन डेंसिटी। और वॉल्यूम इनटू होता है एरिया, इक्वल टू होता है एरिया इनटू लेंथ या एरिया इनटू हाइट। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा एरिया इनटू लेंथ, इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? मास अपॉन डेंसिटी। तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी इनटू एरिया। और मास कितना है? इतना, यहां निकाले हो ना,
108, यहाँ पर कितना 96500, यहाँ पर कितना बेटा 2 × 5, यहाँ पर 60 × 60, ये तो मास हो गया। एरिया कितना है 600 और डेंसिटी कितना है 10, है कि नहीं? यहाँ पर सारी वैल्यू दी गई है। तो अब यहाँ से पहले तो ये 5 2 जा 10 कैंसिल हो गया, ये 2 0 कैंसिल हो गया, एक 6 भी कैंसिल हो गया, एक 6 यहाँ पर बच रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 108 × 6, यहाँ पर 96500, इतना सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इतना सेंटीमीटर आप सॉल्व कर लीजिएगा। चले आगे भैया। रिमूव कर रहे हैं इसको। चले आगे, अगला क्वेश्चन भैया, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। वन एम 1 लीटर copper sulfate solution is electrolyzed by 2 ampere current by 2 ampere current for 2 hours, for 5 hours कर लो, assuming no change in volume, assuming no change in volume during electrolysis, find concentration remains after electrolysis. Find concentration remains after electrolysis. ठीक है, यहां पर 2 पार्ट हैं। If electrode used is of copper, दूसरा electrode used is of platinum, electrode used is of copper, electrode used is of platinum। पहला 1 m, i.e. no change in concentration, no change in concentration। ठीक है, क्यों भैया? आपको बताया गया था कि अगर इलेक्ट्रोड वही होगा तब कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इधर ध्यान दो, आपको पढ़ाया गया था कि यहाँ पर ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, तो यहां से कॉपर निकल के यहां पर आएगा और उतना कॉपर यहां से जाकर यहां पर जमा हो जाएगा। तो जितना कॉपर यहां से जाकर जमा हो रहा है कैथोड पर, उतना कॉपर आ जा रहा है, तो कंसंट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और दूसरा पार्ट देखेंगे बेटा, दूसरे पार्ट में अगर बात करें तो यहां पर तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पार्ट बी में
तो पार्ट बी को देखा जाए यहाँ पर, तो कुछ नहीं, वही हम लोग एक ही फार्मूला जानते हैं, उसी के सारे अपने को आगे बढ़ना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा, I इंटू टी। अब कॉपर का इक्विवेलेंट मास कितना होता है, 31.5, यहाँ पर इतना, ये I कितना, 2 एम्पियर, 5 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड, इतना ग्राम कॉपर जमा हो जाएगा। तो मोल कितना जमा होगा, मोल, ये मास है, तो मोल कितना होगा, मास अपान मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पर मास कितना है बेटा, या एटॉमिक मास, अगर एटॉमिक फॉर्म में है तो एटॉमिक मास, तो 31.5, यहां पर कितना 96500, यहां पर 2 इंटू 5 60 इंटू 60, यहां पर कितना बेटा 63, कितना हो जाएगा 63, तो 31.5 पे 63 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। अब ये 2, ये देखो 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, ऊपर बच कितना रहा है, ये 5 दूनी 10, ये 2 भी कैंसिल हो गया, ये 5 6 30 6 180, तो 180 बटे कितना 965, इतना बच रहा है, तो 965 एग्जैक्ट से आप कर बताओ, ठीक है। तो ये देखो, अगर ये 1000 मान लिया जाए तो 0.18 आ जाएगा, तो 1000 से कम है, इसका मतलब 0.18 से कुछ ज्यादा आएगा, तो मान लो 0.19 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 0.19, तो ये क्या आ गया, मोल आ गया, कितना आ गया भैया, मोल। नहीं 180 नहीं 108, हाँ जी 6 पंचे 30 6 100, हाँ 180, तो 180 बटे 965 0.1865 आएगा, है ना, तो 0.1865, जिसको आप नियरली 0.19 मान ही लेंगे, ठीक है। अच्छा, मोलरिटी कितना हो जाएगा, तो मोल अपान क्या, वॉल्यूम, मोल कितना है 0.19, वॉल्यूम कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 0.19, इतना डिपॉजिट हो गया, और था कितना 1 m, तो इतने से उतना जमा हो गया, तो मोलरिटी रिमेन्स क्या आ जाएगा बेटा 1 माइनस 0.19, कितना हो जाएगा 0.81, 0.81, ठीक है। चलो रिमूव कर रहे हैं इसको, रिमूव करें। अगला क्वेश्चन, 1 m 1 लीटर copper sulfate solution is electrolyzed by 1 ampere current using 50 gram zinc electrode. Find number of hours up to which electrolysis will proceed.
नंबर ऑफ आवर्स अप टू व्हिच इलेक्ट्रोलिसिस विल प्रोसीड। ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो, यहां पर जिंक इलेक्ट्रोड आपने यूज किया है और यहां पर क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो ये जिंक इलेक्ट्रोड से जिंक यहां पर आएगा और ये कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। भाई जिंक देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है ना, तो जिंक कॉपर को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो जब ऐसा रिप्लेस करेगा ये, तो ध्यान देना जिंक एटम कहां से आ रहा है, इलेक्ट्रोड से आ रहा है, रॉड से आ रहा है। तो यहां इस रॉड से जिंक के एटम निकलने लगेंगे, तो एक एक करके जब निकलते रहेंगे तो एक समय तो ऐसा आएगा कि सारे जिंक निकल चुके होंगे, आएगा नहीं आएगा। तो जब आएगा तो रॉड क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी। और जब रॉड डिजॉल्व हो गई मतलब इलेक्ट्रोड खत्म हो गया, तब इलेक्ट्रोलिसिस होगी नहीं। तो इलेक्ट्रोलिसिस कब तक होगी, जब तक ये रॉड है। इलेक्ट्रोलिसिस कब तक होगी, जब तक ये रॉड है। अच्छा, या कॉपर सल्फेट से कॉपर खत्म हो जाए, कॉपर सल्फेट से क्या खत्म हो जाए, कॉपर खत्म हो जाए, ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रोलिसिस रुक जाएगी। देखा जाए क्या खत्म होता है। यहां पर 1 मोल है, यहां पर भी क्या है, 1 मोल। 1 मोल में कॉपर कितना है, जिंक 65 ग्राम। यहां पर 1 मोल में कॉपर कितना है, 63 ग्राम। मतलब 65 ग्राम कॉपर जिंक जो है 63 ग्राम जिंक को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। या ऐसे कह सकते हो 63 ग्राम जिंक के लिए 65 ग्राम क्या, कॉपर के लिए 63 ग्राम क्या चाहिए, 5 ग्राम जिंक चाहिए। जो सॉल्यूशन दिया गया है कितना दिया गया है, 1 एम 1 लीटर। तो यहां पर 1 एम 1 लीटर दिया गया है। तो मोलरिटी ध्यान दो, मोलरिटी इक्वल टू मोल अपॉन क्या होता है बेटा, वॉल्यूम। तो ये मोलरिटी 1 है, मोल पता करना है, वॉल्यूम भी कितना है 1 है, तो मोल कितना हो जाएगा, 1 गुणे 1 बराबर 1 मोल। मतलब सॉल्यूशन में जो कॉपर सल्फेट के मोल है कितना है, 1। और कॉपर सल्फेट का 1 मोल यहां पर लिखा गया, तो उसमें कॉपर कितना होगा, 63 ग्राम, i.e. 63 ग्राम कॉपर। तो इसका मतलब 63 ग्राम कॉपर सॉल्यूशन में है और रिएक्शन में भी 63 ग्राम लिख रहे हो। तो इस 60 मतलब सॉल्यूशन में कितना कॉपर भैया, 63 ग्राम है ना। तो 63 ग्राम के लिए जिंक कितना चाहिए, और इलेक्ट्रोड आपने लिया कितना है, 50 ग्राम। तो पहले जिंक खत्म हो, कॉपर खत्म हो जाएगा और रॉड डिजॉल्व हो जाएगी, कौन डिजॉल्व होगा, ठीक है। एच 50 ग्राम इलेक्ट्रोड इज टेकन, हेंस जिंक इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब जो रिएक्शन को डिसाइड कर रहा है, डिसाइडिंग फैक्टर। तो अब यहां पर बताओ भैया, अब यहां पर मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास 96500 I इंटू टी, I इंटू टी, ठीक है। अब यहां पर मास देखना कितना लिखें, 50 या 63, कब तक चलेगा, जब तक जिंक रहेगा ना। तो जिंक का मास कितना है, 50, कितना है 50 ग्राम जिंक लिए, तो रिएक्शन बता रहा है 65 चाहिए, लिए 50 ही हो। और इसका इक्विवेलेंट मास कितना बताए थे, 32.5। यहां पर 96500, आई कितना है 1 एम्पियर, टी मालूम नहीं,
टी पता करना है। तो 50 यहाँ पर कितना 96500, यहाँ पर 32.5 सेकंड हो जाएगा। और ये 50 यहाँ पर 96500, यहाँ पर 32.5 गुणे 3600 सेकंड, ये आवर हो जाएगा। तो हमें लगता है 41.3 घंटे आ जाना चाहिए। देख लेना एग्जैक्टली, आप सॉल्व कर लीजिएगा। कितना भैया 41.3 आवर। अच्छा, कुछ बुक ने, ध्यान रखना, कुछ बुक ने 50 ग्राम जिंक इलेक्ट्रोड की जगह पर 100 ग्राम जिंक इलेक्ट्रोड ले लिया है। अब अगर ये इसको 100 कर दें तो पहले कौन खत्म होगा? कॉपर। तब यहां पर क्या रखोगे? 63 रखोगे, और तब आंसर आएगा 51 घंटे। ठीक है, तो ये हो गया। होमवर्क लिख लीजिएगा। Homework: if mass of zinc electrode is 100 gram, if mass of zinc electrode is 100 gram, then find time up to which electrolysis will proceed. Mass of zinc electrode is 100 gram, then find time up to which electrolysis will proceed. Find time up to which electrolysis will proceed. Electrolysis will proceed. ठीक है, तो आपको टाइम बताना है कब तक इलेक्ट्रोलिसिस चलेगी, तो सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, रिमूव करना है इसको। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे डालेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, यहां पर ध्यान रखिएगा भैया। When different electrolyte is electrolyzed for same time using same current, mass of substance deposited or released is directly proportional to its equivalent mass. Equivalent mass, i.e. EM is directly proportional to क्या हो जाएगा? E. For two different substance, यहाँ पर EM1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1, EM2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या भैया? E2। इक्वेशन 1/2
तो M1 बाई क्या हो जाएगा, M2, E1 बाई क्या हो जाएगा, E2। फ्रॉम फर्स्ट लॉ एम इक्वल टू क्या लिखते हो, जेड आई टी, तो Z1 I1 T1, यहाँ पर Z2 I2 T2, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, E1 अपान E2, एच I1 इक्वल टू I2 एंड T1 इक्वल टू T2, सो Z1 बाई Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 बाई, तो अगर आपसे कोई कह दे कि ये भी सेकंड लॉ ऑफ फैराडे है तो आप कहेंगे हाँ ये भी सेकंड लॉ है। चला के बेटा, चलो आगे लिखो क्वेश्चन। कॉपर सल्फेट एंड सोडियम कॉपर सल्फेट एंड एल्युमिनियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड एल्युमिनियम सल्फेट solution are electrolyzed by connecting in series, by connecting in series. If during electrolysis बोलो बेटा 6.3 ग्राम copper is deposited, find mass of aluminum that will deposit, mass of aluminum that will deposit, mass of aluminum that will deposit। तो यहां पर क्या लिखोगे, M1 M2 E1 E2। अच्छा कैसे समझ गए कि हमें सेकंड लॉ लगाना है, एक का देके दूसरे का पूछे सेकंड लॉ ही लगाना है, सीधी सी बात है। एक का देके दूसरे का पूछे तो आपको क्या लगाना है, सेकंड लॉ। एक चीज, दूसरी चीज सीरीज में कनेक्ट किए ना तो सीरीज में करंट सेम जाती है, जानते हो कि आप लोग फिजिक्स में, और टाइम भी सेम रहता है। स्विच ऑफ करेंगे तो दोनों स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक है, तो टाइम भी सेम है और करंट भी सेम है। तो यहाँ पर कॉपर का कितना जमा हुआ बेटा, 6.3, एल्युमिनियम का मालूम नहीं है। कॉपर का इक्विवेलेंट मास कितना होता है 31.5 और एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट मास होता है 9, तो M2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 9 इंटू 6.3 अपॉन 31.5। तो सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें लगता है नीचे आ जाएगा 6 पंचे 30, 5 आ जाएगा 9/5, तो कितना 18 पंचे 90, 1.8 कितना आ जाएगा 1.8 ग्राम। अगला क्वेश्चन,
on electrolysis of fused MgCl2, on electrolysis of fused MgCl2 at cathode 2.4 gram magnesium is deposited. Find volume of chlorine gas at STP that will release. यहां पर ध्यान दो बेटा, एनसीईआरटी कोई लाया नहीं होगा, 12वीं नहीं लाया, 11वीं लाया, ठीक है, दैट विल रिलीज। तो यहां पर ध्यान दो, यहां पर करंट कितना है ये सब कुछ बताया ही नहीं है, बताया है नहीं बताया है। तो अब यहां पर हम बस वही कि एक दे के दूसरा पूछ रहा है, मैग्नीशियम का देके क्लोरीन का पूछ रहा है ना, तो इसका तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड लॉ अप्लाई करने चल रहे हैं। ध्यान देना बेटा, M1 अपान क्या, M2, E1 अपान E2। M1 कितना 2.4, Cl2 मालूम नहीं, E1 कितना, इक्विवेलेंट मास मैग्नीशियम का 12 और क्लोरीन का 35.5। तो M2 बराबर कितना हो जाएगा, 2.4 गुणे 35.5 बटे कितना बेटा 12। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए, 0.2 ऊपर आ जाएगा, 0.2 से ऊपर गुणा करेंगे तो 7 दशमलव हमें लगता है 1 ग्राम आ जाएगा। कितना आ गया, 7.1 ग्राम आ गया। और पूछा ग्राम गया है या वॉल्यूम, तो मास को वॉल्यूम में कैसे बदलते हो, बताया गया है, मॉलिक्यूलर मास एट एसटीपी कितना 22,400 मिलीलीटर होता है। सो यहां पर कितना 71 ग्राम, Cl2 बराबर कितना बेटा 22,400 मिलीलीटर। तो 1 ग्राम Cl2 बराबर 22,400 बटे कितना बेटा 71, तो 7.1 ग्राम Cl2 बराबर कितना, ये नीचे आ जाएगा 10, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना इतना मिलीलीटर आ जाएगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, लास्ट में होगा, ध्यान दीजिएगा, हमें एग्जैक्ट डाटा नहीं मालूम है, उसमें फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों लगा है, उसमें फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों लगा है। तो उसमें यह है कि पहले कुछ करंट पास करते हैं कुछ टाइम तक, तो उसमें 3 एल्युमिनियम का, सिल्वर का, जिंक का सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो कुछ करंट पास करते हैं कुछ टाइम तक, तो उतना कुछ सिल्वर जमा हो जाता है। तो फिर पूछा गया जिंक का कितना जमा होगा और एल्युमिनियम का कितना जमा होगा। तो पहले फर्स्ट क्लास से तो आप निकालेंगे कि जिसमें पास किए थे उसमें कितना जमा हुआ है, मास नहीं दिया है, ठीक है, तो जिसमें पास किए थे उसमें कितना जमा हुआ पहले फर्स्ट क्लास निकाल लेंगे, और फिर सेकंड क्लास से अगर इसका इतना जमा हुआ तो अगले का कितना जमा होगा, ठीक है। देखिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा और बताइएगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया सेकंड लॉ। आगे डालेंगे बैटरी, रिमूव करें इसको, बैटरी combination of cell in series, combination of cell in series that
generate energy, that generate energy. Cell used in battery is of two type. पहला प्राइमरी सेल, कैन नॉट बी रिचार्ज, कैन नॉट बी रिचार्ज, और मतलब रिचार्ज नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब एक बार काम हो गया कहानी खत्म, तो इरिवर्सिबल। क्या होगा? इरिवर्सिबल। एग्जाम्पल में ड्राई सेल और लेक्लांसे सेल, मरकरी सेल, दूसरा सेकेंडरी सेल, कैन बी रिचार्ज, कैन बी रिचार्ज, रिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल। एग्जाम्पल में लेड स्टोरेज सेल, निकल कैडमियम सेल, लेड स्टोरेज सेल, निकल कैडमियम सेल। फिर डालेंगे ड्राई सेल, फिर डालेंगे ड्राई सेल, चलिए बेटा ड्राई सेल। यहां पर ध्यान दो, एक कंटेनर होगा, यहां पर ये कंटेनर है, ठीक है, जिंक कंटेनर है, एक्ट्स एज एनोड, ग्रेफाइट रॉड, एक्ट्स एज कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट MnO2, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कार्बन और ग्रेफाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोड रिएक्शन, जिंक कंटेनर जो है एनोड है, तो ध्यान देना बेटा, तो एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, ये एनोड। और ध्यान देना बेटा, यहां पर 2NH4 प्लस प्लस 2MnO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Mn2O3, टू NH3, टू NH3,
प्लस H2O, ये कैथोड रिएक्शन है। ध्यान देना बेटा, इसको जोड़ दिया जाए तो जोड़ देने पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। यहां पर जिंक प्लस 2NH4 प्लस 2MnO2, इधर क्या आ गया, जिंक डबल प्लस Mn2O3 2NH3 प्लस H2O, ये सेल रिएक्शन है। दो तीन क्वेश्चन यहां पर जो बनते हैं उसको अब देखो। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है बेटा कि यहां पर ये अमोनिया गैस बन रही ना, तो यहां पर जो जिंक क्लोराइड है उसका क्या यूज है, जिंक क्लोराइड का क्या यूज है। तो ये जो अमोनिया गैस बनी उससे जिंक क्लोराइड, ध्यान दो, ये जिंक क्लोराइड अमोनिया गैस से रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना लेगा। क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स। अगर ऐसा नहीं होगा, ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा अगर, तो ये गैस बन रही है, और गैस बनेगी तो प्रेशर बनेगा, और प्रेशर बनेगा तो कंटेनर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कंटेनर आपका क्या होगा, टूट जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, जिंक क्लोराइड कन्वर्ट अमोनिया गैस इनटू कॉम्प्लेक्स, अदरवाइज pressure will develop which break the container. Pressure will develop which break the container. तो प्रेशर डेवलप होगा जो कंटेनर को क्या करेगा, तोड़ देगा। कंटेनर को क्या करेगा, तोड़ देगा। ठीक भैया, आगे चला जाए। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इस सेल का यूज ना किया जाए तब भी ये कुछ समय बाद खत्म हो जाती हैं। जैसे जो घड़ियों, मतलब जो दीवार घड़ियां हैं या इस टाइप की टार्च हो गई, इसमें जो लोग सेल लगाते हैं, रेडियो हो गया, अगर कुछ दिन यूज न करें, उसे रख दें, तब भी वो खत्म हो जाएगा। आजकल तो ऐसे खैर कम यूज हो गया है, लेकिन खत्म हो जाएगा। कारण क्या है, कारण ये है कि यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड है ये एसिडिक नेचर का है, इसके कारण जिंक कंटेनर का कोरोशन होता रहता है, जिससे उसकी इफिशियंसी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो लिख लेंगे, क्या लिखेंगे भैया, सेल बिकम डेड आफ्टर सम टाइम, सेल बिकम डेड after some time, however it is not in use, it is not in use. Shall become dead after some time, however it is not in use, as presence of acidic ammonium chloride corrode the container. Presence of acidic ammonium chloride corrode the container. तो एसिडिक अमोनियम क्लोराइड कंटेनर का क्या करता है, कोरोशन कर देता है। क्या करता है भैया, कोरोशन कर देता है। ठीक है, हेंस इफिशियंसी डिक्रीजेस, हेंस इफिशियंसी डिक्रीजेस, जिससे इसकी दक्षता क्या हो जाती है, इफिशियंसी घट जाती है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, MnO2 का रोल क्या है, एक्ट्स एज डीपोलराइजर।
इसको आप अंडरलाइन जरूर कर लेना। फ्रॉम दिस सेल अबाउट 1.25 to 1.5 volt can be obtained। इतना वोल्ट प्राप्त किया जा सकता है। फ्रॉम दिस सेल अबाउट 1.25 to 1.5 volt can be obtained। It is used in radio, used in कहाँ? रेडियो एंड वॉच, वॉल वॉच, दीवाल घड़ियों में, रेडियो में, दीवाल घड़ियों में। चलो भैया, चलो बेटा आगे चलो, रिमूव करें। मरकरी सेल, मरकरी सेल, जिंक कंटेनर, ये लास्ट वाली दो लाइन निश्चित रूप से याद रखिएगा, ठीक है। एनोड, HgO, कैथोड, KOH, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड रिएक्शन, यहां पर भैया जिंक बदलेगा किसमें, सॉरी ऐसे रिएक्शन होगा, सॉरी यहां पर जिंक, यहां पर 2OH माइनस, ये ZNO, H2O 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर भैया HgO H2O 2 इलेक्ट्रॉन, Hg लिक्विड हो जाएगा, 2OH माइनस हो जाएगा। ये कैथो एनोड, और ये क्या है, कैथोड। अब यहां पर ध्यान दो, अगर ध्यान से देखो तो ये इलेक्ट्रॉन आपका कैंसिल होने वाला है। देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हुआ, वाटर कैंसिल हो गया, OH कैंसिल हो गया, बचा क्या, जिंक, यहाँ पर HgO, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड और Hg, ये सेल रिएक्शन है। इस सेल से आपको लिख लिए हो, इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिख लिए हो, लिखो जल्दी लिखो। ये तो सर जितना पॉइंट सभी जगह नोट करता हूँ। चलो बेटा, फ्रॉम दिस सेल लिखेंगे, फ्रॉम दिस सेल potential of about फ्रॉम दिस सेल कांस्टेंट पोटेंशियल लिखेंगे ऑफ अबाउट 1.35 वोल्ट। कांस्टेंट पोटेंशियल को अंडरलाइन कर लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है
कि किस सेल से कांस्टेंट पोटेंशियल मिलता है, मरकरी से। ठीक है, और क्यों मिलता है ध्यान देना, इधर ध्यान दो, ये जो सेल रिएक्शन है यहाँ पर कहीं इलेक्ट्रोलाइट दिख रहा है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब KOH या OH, OH दिख रहा है कहीं पे, यहाँ पर जितना OH यूज हुआ था उतना जनरेट हो गया, तो कहीं दिख तो रहा नहीं, इसका मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंसंट्रेशन बदलेगा नहीं, तो कंसंट्रेशन नहीं बदलेगा, पोटेंशियल नहीं बदलेगा। तो फ्रॉम दिस सेल कांस्टेंट पोटेंशियल ऑफ अबाउट 1.3 वोल्ट इज ऑब्टेन्ड as electrolyte is not used. Electrolyte is not used in cell reaction. Electrolyte is not used in cell reaction. तो इलेक्ट्रोलाइट सेल रिएक्शन में यूज नहीं होगा, इसलिए इससे इतना मिलेगा। ठीक है, और आगे लिखेगा, रिमूव कर रहे हैं इसको, तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। क्यों, कितना, मतलब कांस्टेंट पोटेंशियल किससे मिलेगा, मरकरी सेल से, और क्यों मिलेगा, तो चूंकि यहां पर इलेक्ट्रोलाइट सेल रिएक्शन में यूज नहीं होता, तो ये है यहां पर। ठीक है, ये दोनों निश्चित रूप से आप याद रखिएगा। आगे लेड स्टोरेज सेल, लेड स्टोरेज सेल, लेड स्टोरेज सेल, यहां पर ये लेड एनोड, लेड ऑक्साइड कैथोड, H2SO4, डेंसिटी 1.30 ग्राम पर dm³, इलेक्ट्रोलाइट है। देखो, एनोड और कैथोड अल्टरनेट मैनर में लगे हैं। देखो, ये तीनों पीले वाले एनोड हैं और हरे वाले कैथोड हैं, अल्टरनेट मैनर में लगे हैं, और इनको आपस में बाहर कनेक्ट कर दिया गया है। ऐसा करने से सरफेस एरिया बढ़ जाती है, जिससे सेल की इफिशियंसी बढ़ जाती है, सेल की इफिशियंसी बढ़ जाती है। ठीक है, तो कैन बी डायरेक्टली रिचार्ज, डायरेक्टली रिचार्ज कर सकते हैं। एनोड एंड कैथोड आर कनेक्टेड आउटवर्ड, या आर अरेंज, पहले कर लेंगे, आर अरेंज in alternate manner, and connected outward to increase surface area of electrode hence efficiency of cell। तो अल्टरनेट मैनर में लगे होते हैं, इनको बाहर से आपस में जोड़ दिया जाता है, जिससे सेल की क्या बढ़ जाए, सरफेस एरिया बढ़ जाए और सेल की इफिशियंसी बढ़ जाए।
acts as both electrochemical and electrolytic cell. Acts as both electrochemical and electrolytic cell. ठीक भैया, लिखेंगे ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग डिस्चार्ज करने पर acts as electrochemical cell. During discharging acts as electrochemical cell, i.e. केमिकल एनर्जी किसमें काउंट होगी? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव। सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। इलेक्ट्रोड रिएक्शन ये ध्यान देना बेटा। लेड यहां पर SO4 डबल माइनस, ये लेड सल्फेट हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन ये एनोड पर, और यहां पर ध्यान देना PbO2 है। ये भैया SO4 डबल माइनस है, यहाँ पर 4H प्लस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इसको सॉल्व करेंगे तो PbSO4 प्लस 2H2O हो जाएगा। ये कैथोड है। अब ध्यान दो, पूरे को जोड़ दिया जाए, ध्यान देना बेटा। तो यहाँ पर जो इधर दिख रहा है लिख दो PB, और क्या दिख रहा है? PbO2। ध्यान दो कितना H है? 4 और 2 SO4, तो एक साथ अगर लिखें तो 2H2SO4। यहां पर PbSO4 एंड PbSO4, 2PbSO4, और यहां पर क्या हो जाएगा? 2H2O। ये क्या हो जाएगा बेटा? सेल रिएक्शन। ध्यान देना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि डिस्चार्ज होने पर कैथोड रिएक्शन क्या होता है, एनोड रिएक्शन क्या होता है, कैथोड क्या होता है, सेल रिएक्शन क्या होता है, पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन और ध्यान देना बेटा, जब डिस्चार्ज होगा तो कंसंट्रेशन देखो, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड किस में बदलेगा? लेड सल्फेट में। तो सल्फ्यूरिक एसिड जब लेड सल्फेट में बदलेगा तो कंसंट्रेशन घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। और कंसंट्रेशन कितना बताया गया था? 1.3 ग्राम पर डीएम क्यूब। तो जब घटते घटते 1.2 ग्राम पर डीएम क्यूब हो जाएगा तो सेल को फिर रिचार्ज करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहां पर ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, बोलो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। कहाँ बेटा? डिस्चार्ज ही तो लिखे हैं। अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई बेटा, अभी जो बोले हुए लिखा रहे हैं, है ना, जो बोले हुए लिखा रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग H2SO4 कन्वर्ट इनटू लेड सल्फेट। ये पूछा जाता, ध्यान रखिएगा। सो इट्स कंसंट्रेशन डिक्रीजेज, या कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4
decreases, and when it become कितना 1.20 per dm cube, cell needs to be recharged. Cell needs to be recharged. Cell needs to be recharged. ठीक है? लिख ले हो? चले आगे। ड्यूरिंग रिचार्जिंग, रिचार्ज करते समय ध्यान देना बेटा, यहां पर PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये लेड SO4 डबल माइनस, ये कैथोड हो जाएगा। और भैया PbSO4 2H2O, यहां पर PbO2, यहां पर 4H प्लस, SO4 डबल माइनस, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये एनोड, ये क्या हो जाएगा एनोड। अब यहां पर क्या हो जाएगा 2 PbSO4 2H2O, यहां पर PbO2 2H2SO4, ये हो जाएगा सेल रिएक्शन, ये आपका इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दो, अच्छा यहां पर ये नहीं बताया गया कि ये किस तरह से बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा। क्या होगा बेटा, दिमाग से सिलेक्ट कर गया। और डेल्टा जी यहां पर क्या लिखोगे पॉजिटिव, डेल्टा जी यहां पर पॉजिटिव होगा। तो ये याद रखिएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये याद रखिएगा ना भैया। चल आगे। अब यहां पर लेड सल्फेट किस में बदल रहा है, लिखिएगा ड्यूरिंग रिचार्जिंग lead sulfate convert into H2SO4. During recharging, lead sulfate convert into H2SO4. ठीक है, lead sulfate convert into H2SO4. So its concentration increases. किसका H2SO4 का। So its concentration increases and cell become charged. Cell become charged. From this cell potential of about 12 volt can be obtained. Potential of 12 volt can be obtained. This cell is used in inverter.
एंड मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल्स, इन्वर्टर में यूज होगा, मोटर व्हीकल्स में यूज होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां पे हम करना पसंद करेंगे, लिखिएगा ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग which reaction occur at cathode? Which reaction occur at cathode? क्या होगा? सी। ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये डिस्चार्ज हो रहा है ना बेटा। अब यहां पर अगर आप ध्यान दो, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालो इधर, तो यहां पर PbO2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? हाँ, PbO2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +4। और PbSO4 में लेड का +2। कहाँ है कोई ऑप्शन ऐसे +4 +2 में बदल रहा हो? सी वाला +4 किस में बदल रहा है? +2 में। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि ये रिएक्शन जो ऐसा लिखा है ऐसे ही पूछे, समझ रहे हो? ये रिएक्शन जैसा लिखा गया है ऐसे लिख के पूछे, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसे पूछ सकता है कि क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये तो एक आइडिया दिया किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, एनोड कैथोड पर पूछा गया, एनोड पर पूछ लेता, डिस्चार्जिंग पूछा गया, रिचार्जिंग पूछ लेगा, सेल रिएक्शन पूछ लेगा, तो फिर आपको बताना होगा। ठीक है, तो आज की कहानी खत्म करते हैं, बस थोड़ा सा बच रहा है, कल खत्म हो जाएगा, तो फिर हम लोग कल ही काइनेटिक्स शुरू कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है। हाइड्रोजन के केस में कभी कभी n का वैल्यू 1 लेना पड़ता है, कभी कभी 2 लेना पड़ता है। n की वैल्यू आप कब 1